तो दिखाई भी रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही जी है, आ रही है। आ रही है, क्लियर आ रही है। प्रेजेंटेशन दिख रहा है? हाँ दिख रहा यस। है। ठीक, धन्यवाद। सदन को सादर प्रणाम, सभी का अभिनंदन। आज के हमारे योगाचार्य जी ने बहुत सुंदर योग कराया और निश्चित रूप से हम सभी इससे लाभान्वित होंगे। और जो बात आपने कही है कि मैं इसका हमेशा पक्षधर रहा हूं कि जो भी कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, तो योगा में आप स्क्रीन खोल के ही रखें। मुझे थोड़ी सी शारीरिक अभी जरा चोट लग गई थी, तो इसके कारण मैं थोड़ा सा उससे बच रहा हूं, पर मैं अभी पूरी तरह से अभ्यास नहीं कर पाता हूं। पर सभी से अनुरोध ये करता हूं कि आप लोग जब भी योग करें तो वो स्क्रीन खोल के आप दिखें, ताकि जो योग करा रहे हैं वो आपकी गलतियों को समझ सके, आपको बता सके। क्योंकि ये अभ्यास की चीज है और गलती किसी से भी हो सकती है, जो रोज कर रहा है वो भी गलत कर सकता है। तो ये आदरणीय हमारे योगाचार्य जी ने बहुत सुंदर बात कही है और उसको हम आगे ध्यान रखें तो निश्चित रूप से हमारा जो हम गलत नहीं करेंगे। तो ऐसा विनम्र निवेदन है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। कल हमने जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इसके बारे में हमने समझा था, कैसे समन्वित कृषि प्रणाली है और किस तरह से हम इसमें संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए हम अपनी खेती को बेहतर करते हैं। और हम इसमें जो रिसोर्सेज लेते हैं, क्या हमारे गोल हैं, किस तरह से हम इनको, जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर को कम करते हुए इंसेक्ट पेस्ट डिसीज, इनके लिए हम केमिकल्स का कम से कम उपयोग करते हुए हमारी जो पर्यावरण है, हमारा स्वास्थ्य, मृदा का स्वास्थ्य, सभी का ध्यान रखते हुए अपनी जो प्रति यूनिट, प्रति इकाई जो आय है उसको हम बढ़ाते हैं। इसके हमने सिद्धांतों को समझा था कि क्या क्या इसके सिद्धांत है, किस तरह से इसमें हम सिद्धांतों की बात करते हैं तो इकोलॉजी को हम बैलेंस करते हैं, हम क्रॉपिंग सिस्टम को उपयोग करते हैं, इंटरक्रॉपिंग करते हैं, अलग अलग तरह के हम इसमें स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो स्थान है उसका उपयोग हो, इसको हम करते हैं, इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं। और इसमें जो मार्केट लिंकेज है उसकी भी हम बात करते हैं। इसके जो 5 जो मुख्य बिंदु है उस पर भी हमने कल चर्चा की थी कि ये जो भी हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम हो, इकोनॉमिकली वायबल हो, मतलब आर्थिक दृष्टि से वो समृद्ध बनाता हो। ऐसा नहीं हो कि हमने इंटीग्रेशन कर दिया और हमें पहले जितना उत्पादन हो रहा था मोनोकल्चर में उससे कम उत्पादन हो, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं हो, क्योंकि ये पहली आवश्यकता है। सारा जो इस धरती पे जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं उसमें सबसे प्रमुख है आर्थिक। तो अर्थ के बाद फिर अगली अगली पीढ़ी पर हम अगली अगली सीढ़ी पर हम चलते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो ये हम आगे आगे बढ़ते हैं। ऐसी फिर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात हम करते हैं। तो हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी होना चाहिए, मतलब हमें भोजन ऐसा मिले जिससे हमें हमारी जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, मिनरल, इनकी जो आवश्यकताएं वो भी पूरी हो। इसके अलावा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए। ऐसी नहीं कि हम कोई ऐसी चीज लाके लगा दें या कोई ऐसे जानवरों को हम पाल लें जो हमारे यहाँ सुटेबल नहीं हो, मतलब वो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास के पर्यावरण के अनुकूल हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी, जो भी हम सिस्टम उपयोग कर रहे हैं इसमें कोशिश ये करें कि हमको बाहर से ऊर्जा का ज्यादा उपयोग ना करना पड़े। बिजली, गैस, जो भी हमारी चीजें लगती है, फ्यूल लगता है, उनको भी हम बचाएं। कम से कम हम ज्यादा से ज्यादा अपने संसाधनों का उपयोग करें। इस पर हमने चर्चा की थी। क्लाइमेटिक एडॉप्शन होना चाहिए। जो जलवायु है उस जलवायु के लिए उन फसलों में, उन जीवों में उन अनुकूलता होनी चाहिए। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में हम जो ये है, वेस्ट से हम सारी चीजें, मतलब वेस्ट का उपयोग भी हम करते हैं और एक जो सिस्टम होता है उसका वेस्ट दूसरे के लिए इनपुट के रूप में काम करता है। तो ये इसकी ब्यूटी है, इसकी सुंदरता है कि हम
एक सिस्टम में जो चीजें हमारे पास बाई प्रोडक्ट के रूप में या उसके वेस्ट के रूप में निकलती है, वो हम अगले सिस्टम में उसके इनपुट के रूप में लेते हैं। हम अगर मुर्गी पालन कर रहे हैं तो मुर्गी का जो वेस्ट निकलेगा उसको हम खाद बनाएंगे और खाद बना के खेती में उपयोग करेंगे, फिर से वो रिसाइकिल होगा, वो खेत में जाएगा, खेत से अन्न उत्पादित होगा और अन्न हमारे पोल्ट्री खाएगी, फिर वो साइकिल चलते रहेगा। तो इस तरह से हमको कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करना है, इसका ध्यान रखना है। ये जो एडवांटेज क्या क्या होते हैं, फूड सप्लाई इंक्रीज, मतलब हमारा भोजन क्योंकि प्रति यूनिट एरिया में उत्पादकता बढ़ती है, तो आपका जो पर किलोग्राम आपका उत्पादन है 1 एकड़ में, वो आपका ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा इसमें हम बी कीपिंग, मशरूम, सिल्वीकल्चर, एक्वाकल्चर, इन सब का हम कॉम्बिनेशन करते हैं। तो इन सब से हमारा जो अर्निंग जो होती है वो लगातार होती है। रिसाइकलिंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज, हम इसमें क्रॉप रेसिड्यूज जो होते हैं उसकी रिसाइकलिंग भी करते हैं। जमीन में हम इनको जो रेसिड्यूज जमीन के होते हैं उसको हम जमीन में ही मिला देते हैं। दूसरी चीजें, अगर जैसे हमारा मशरूम प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके भी जो बैग्स, खाली बैग्स होते हैं, उसको हम, जो खराब बैग हो गए, उनको भी हम खाद बनाकर खेती में उपयोग करते हैं। या हम इनको, जो हमारे मछली है, फिश अगर हमारे पास है तो फिश पॉन्ड में डाल देते हैं, तो फिश बहुत अच्छा खाती है इनको। इसके अलावा क्रॉप डेब्रिज, इसके लिए हम वर्मी कंपोस्ट के लिए यूज करते हैं। मतलब जो भी भूमि में जो भी बचा है उसको हम उपयोग करते हैं। और इसमें हम, जो हमारी खेत में अगर कोई ऐसी जमीन है जो हमारे पास खाली बची होती है या वेस्ट लैंड है, जहाँ पर कुछ नहीं होता है, बंजर जमीन है, ऐसी जमीन को भी हम डिफरेंट, जो हमारे इंटरप्राइजेस है, जैसे बी कीपिंग है, डेयरी है, मतलब हमको गायों के लिए जो हम जगह बनाते हैं रहने के लिए, उसके लिए पोल्ट्री है, फिश के लिए टैंक बनाते हैं, मशरूम, इनका हम इन चीजों को, जहां हम नॉन प्रोडक्टिव, हमारा जो जमीन, जिस नॉन प्रोडक्टिव जमीन में भी हम ऐसी चीजें लेते हैं जो हमें पैसा दे सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि हम एक से ज्यादा इसमें उद्योग लग करते हैं, उद्यम एक से ज्यादा करते हैं, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, आपका रोजगार बढ़ेगा। ये सॉइल फर्टिलिटी को हम रिस्टोर करते हैं, इसमें सेल्फ रिलायंस करते हैं, मतलब हम अपनी अपनी चीजों को अपने अपने ऊपर आश्रित रखते हैं। सारा जो कुछ भी है वो हम अपने ऊपर आश्रित रखते हैं इसमें। और दूसरी, इसमें ये ऐसा नहीं कि हम इसको कन्वेंशनल कर रहे हैं, हम इसमें जो भी हमारे डेवलपमेंट वो है, इसको हम करते हैं ताकि इससे देश की प्रगति में ये सपोर्ट करे। जो भी हम तकनीक का उपयोग करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश को सपोर्ट करता है। इन जो है बाहर से जो हम इनपुट लेते हैं उसकी आवश्यकता को भी कम करता है। ये मैंने एक किसान का उदाहरण दिया था। ये जो यहाँ पर अलग अलग, जैसे ये कड़कनाथ भी है, देसी भी मुर्गी है इनके पास, और गाय भी है। तो ये अलग अलग तरह के वो कर रहे हैं जिनकी कंडीशन वो थी, और इन्होंने बहुत अच्छा किया। ये अपने सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इनके पास जीवामृत भी बनाते हैं, घन जीवामृत, बीजामृत, सबका उपयोग करते हैं ये। तो ये कई सारी चीजों में, गोबर गैस का प्लांट इनके पास है। और ये इन्होंने पहले मोनोकल्चर करते थे, सिर्फ धान लगाते थे, इन्होंने धान से दूसरी फसलों की ओर भी अपना कदम बढ़ाया है। वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं, गोबर गैस, ये देखिए, और इससे जो गैस निकलती है उससे इनका खाना बनता है। तो इन्होंने गैस भी लेना बंद कर दिया। बकरी की मैंने बताया था कि ये जो शेल्टर बनाते हैं बकरियों के लिए, बहुत बढ़िया शेल्टर है। इसका उपयोग जो भी, जिसको भी आप सजेस्ट करें बकरी पालन के लिए, तो ये जरूर करें, क्योंकि अक्सर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बकरियों में होती है, वो होती है उसमें जो उनके दस्त लग जाते हैं, और वो बारिश में सामान्यता होती है, और उसके कारण ज्यादातर बच्चों में मॉर्टलिटी होती है। और ये मॉर्टलिटी रोकने के लिए ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत बढ़िया काम करता है, बैम्बू का बना हुआ। तो इसको आप, ये हमने उसकी इकोनॉमिक पर कल चर्चा की थी। मैं रिकैप इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग नए जुड़े हों तो उनको भी थोड़ा कुछ आइडिया हो जाए। ये इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है सिस्टम की, किस तरह से किसानों को, एक ये जो बड़े किसान हैं इन्होंने भी इंटीग्रेशन किया है और अलग अलग तरह की क्रॉप ली है, और ये मतलब इन्होंने, इनके पास मैकेनाइजेशन है, मतलब हर तरह के जो खेती में जो कुछ भी उपयोग किया जा सकता है जो उनके लिए आवश्यक है वो सब ले लेते हैं। तो
इनके पास छोटी मशीन से लेके बड़ी लेजर लैंड लेवलर तक इनके पास है और ये बढ़िया खेती कर रहे हैं। और इनका जो इनकम भी है, हमने सारी चीजें रखी है। ये हमारे ऐसे किसान हैं जो पूरी तरह प्राकृतिक खेती करते हैं, तो इनके बारे में भी, इनकी भी जो आय है इनका, इसको भी हमने यहाँ निकाल के रखा है, किस तरह से ये खेती करते हैं और क्या रिसोर्सेज यूज करते हैं। मुझे कल पवन सर ने बोला था कि कुछ इसका फर्टिलाइजर का भी निकालना, कितना बचा करके, तो हम देखेंगे आगे भविष्य में, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा तो वो भी हम निकालेंगे कि कितना फर्टिलाइजर इसमें सेव हुआ और जो इससे हमारी जो पानी कितना बचा, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट कितनी बची, इस पर भी हम, निश्चित रूप से कम होती है बिल्कुल इरिगेशन की रिक्वायरमेंट। जब हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो हमारी सिंचाई की आवश्यकताएं कम हो जाती है, हमारे फर्टिलाइजर तो ये डाल ही नहीं रहे हैं, तो निश्चित रूप से कई सारे फायदे इसमें हमको मिलते हैं। ये उसकी इकोनॉमिक्स पूरी किस तरह से वो कर रहे हैं। ये एक चिन्नौर हमारे यहाँ का जो लोकल राइस है, इसकी भी किसान है, वो किस तरह से खेती कर, मतलब मार्केटिंग की है उन्होंने, मार्केटिंग पर ये एक सक्सेस स्टोरी थी। ये डिस्ट्रिक्ट का डेटा, ये क्रॉपिंग सिस्टम का जो वो था कि कितनी कौन सी क्रॉप लेनी चाहिए, तो उसके ऊपर था अलग अलग क्रॉप की। ये एक हमने एक मॉडल बनाया था 1 हेक्टेयर का, कि 2.5 एकड़ में अगर किसी किसान के पास 2.5 हेक्टेयर जमीन, 2.5 एकड़ जमीन है, तो वो किस तरह से अपनी फसलों का डिस्ट्रीब्यूशन करे कि उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन था, राइस वीट सिस्टम। अगर वो धान का पुराना सिस्टम वो लेता है, तो उसकी जगह नया सिस्टम हमने उसको बताया है कि वो धान के साथ चना ले, चने के बाद वो फिर बेबी कॉर्न या स्वीट कॉर्न इनको उगाए। उसके अलावा राइस, धान के बाद फिर मस्टर्ड या अलसी, सरसों, अलसी, मूंग, उड़द, इनका उपयोग करे। अरहर, अरहर के साथ मक्का, और उसके बाद वीट या ब्लैक ग्राम या ग्रीन ग्राम, मूंग या उड़द, इनका उपयोग करें। तो निश्चित रूप से एक सिस्टम, एक तरह का सिस्टम हो सकता है। वेजिटेबल सिस्टम में भी हम इनको, हमने जो सजेस्ट किया है कि वो ये भिंडी, आपका धनिया, आपका फूल गोभी, पत्ता गोभी और कुकर बिट्स, जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, उनका उपयोग करें। बिटर गार्ड के ये जो हमारा करेला है, भटा है, मिर्ची है, इनको भी एक सिस्टम से और जगह के हिसाब से इसमें हमने सेट किया है कि 1 हेक्टेयर में पूरा 1 हेक्टेयर का पूरा प्लान दिया है इसमें, किस तरह से वो कर सकते हैं। इसमें हमने कुछ एरिया उसमें फूड क्रॉप के लिए भी दिया, और जो सुटेबल क्रॉप हो उसके लिए, ये हमने बालाघाट के लिए सुटेबल जो क्रॉप है उसको यहाँ पे लिया है। गुआवा, मैंगो, पपाया, करौंदा, जामुन, कस्टर्ड एप्पल। इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में बता दूंगा। अमरूद, आम, पपीता, करौंदा, जामुन और सीताफल, इनको हमारे किसान भाई ले सकते हैं। इसके अलावा फल वाली फसलों के अलावा जो मेडिसिनल प्लांट है उसमें मैरीगोल्ड ले सकते हैं, जिंजर, गेंदा, अदरक, हल्दी, कालमेघ, तुलसी, इनको हमारे किसान भाई ले सकते हैं। मशरूम, इसको एस्टर मशरूम हमारे यहाँ बहुत बढ़िया होता है, और हमारे पास सीड का भी है, तो इसको भी किसान भाई 10x10 में, या जो उसके पास खाली स्पेस बचा हो उसमें वो बैग को टांग कर ये कर सकता है। तो 10x10 में हमारे किसान भाई कर रहे हैं, और कम से कम 5,000 से 10,000 रुपए प्रति माह उनको आय प्राप्त हो जाती है एस्टर मशरूम से। तो ये घर बैठे, मतलब जिसके पास कोई और सोर्स नहीं हो वो भी मशरूम कर सकता है। और एस्टर मशरूम मैं समझता हूँ कि साल में 6 से 8 महीने तक हम एस्टर मशरूम आसानी से ले सकते हैं। गर्मी में भर थोड़ी सी 3-4 महीने दिक्कत होती है। लाइफ स्टॉक में उसको काऊ और बफेलो को रखना है। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट बनाए, वर्मी वास बनाए। ये जो क्रॉप है, फॉडर जरूर रखें, क्योंकि मैं कल भी ये कहा था कि फॉडर, हम जानवर सब पालते हैं, पर हमारे पास जो जानवर में हम किसी भी तरह की फॉडर की व्यवस्था नहीं करते, मतलब उसके लिए हरा चारे की व्यवस्था हमारे देश में नहीं की जाती। जो कॉमर्शियल खेत, मतलब वो कर रहे हैं, उनको छोड़ के बाकी लोग, जो हमारे हर घर में 2 गाय 3 गाय होती है, पर उनके लिए उसका सिर्फ पैरा और भूसा ही खिलाया जाता है। तो मतलब
हम इसको अगर ऐसे देखें तो 80 से 90% जो हमारा जानवर है वो स्टारवेशन में रहता है, वो भूखा मतलब उसको न्यूट्रिशनली स्टारवेशन में रहता है। तो उसको अच्छा भोजन देने की जरूरत है। भूसे में और पैरे में कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं होता, पैरा तो बिल्कुल नहीं होता, भूसे में थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं, पैरा धान का पैरे में और न्यूट्रिशन कम, सिलिका ज्यादा होता है, तो ये बहुत अच्छा नहीं है फीड जानवरों के लिए। इसके अलावा इसमें हमने ज्वार लिया है, मक्का लिया है, बाजरा लिया है, बरबटी ली है, राइस बीन ली है, जौ लिया है, जई लिया है, बरसीम लिया है, लूसन और मक्खन ग्रास है, हाइब्रिड नेपियर, इन सबको हमने लिया। एक सुपर नेपियर भी अभी आ गया हाइब्रिड नेपियर से, इसकी पत्तियां बहुत सॉफ्ट होती है और उत्पादकता ज्यादा है, तो इनको भी हमारे किसान भाई इसमें ले सकते हैं। और ये इसके अलावा जो इसमें जो हमारी अरहर है और हाइब्रिड नेपियर को एक साथ भी हमारे बंड पे हमारे किसान भाई ले सकते हैं। ये हमने 1 हेक्टेयर का जो वो दूसरा मॉडल था, इसमें हमने फिश को ऐड किया, मछली, अगर किसी के पास पानी की सुविधा है तो मछली को ऐड कर सकते हैं, बाकी सब चीजें सेम है, सिर्फ इसमें मछली ली गई है। तो मछली में रोहू, कतला, मृगल, ये 3 मछली ली गई है, और तीनों का कॉम्बिनेशन इसलिए लिया जाता है कि ये जो पानी में 3 तरह की जो लेवल होती है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल और अपर लेवल, तो 3 जगह फीड करती है, एक भी लोअर लेवल पे फीड करती है, एक मिडिल पे और एक अपर सरफेस पे, तो एक दूसरे को नुकसान नहीं करती और इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। इसमें हमने पोल्ट्री और डकरी भी लिया हुआ है ताकि ये इसके साथ फिशरीज के साथ हम कर सकें। तो एक मॉडल हमने 1 हेक्टेयर का बनाया, इसी तरह हमने 2.5 हेक्टेयर का मॉडल बनाया। इसमें सिर्फ हमने जो उनकी क्वांटिटी है और जो एरिया है वो बढ़ाया है। तो ये भी एक तरह से हमारे किसान भाई इसको यूज कर सकते हैं। ये पिछला एनिमल बेस्ड था, ये फिश बेस्ड है अगला जो मॉडल है। तो ये 2.5 हेक्टेयर का फिश बेस्ड मॉडल है, इसको भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। ये कुछ वेराइटीज हमारी है जो इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए खेती में, हम किसी भी, तो ये यहाँ लाइव स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, तो लाइव स्टॉक में हमको ब्रीड अपग्रेडेशन करना चाहिए, फीड मैनेजमेंट हमारा अच्छा, मतलब खाना अच्छा खिलाएंगे, मिनरल मिक्सचर खिलाएं। मिनरल मिक्सचर बहुत बढ़िया काम करता है। मिनरल मिक्सचर अगर हम जानवरों को देंगे तो जानवरों में कई सारी बीमारियों को कम करता है। और दूसरा, उसकी मिल्क कैपेसिटी बढ़ेगी, दूसरा, और जो उसकी बच्चा देने की क्षमता है बहुत ज्यादा। हमारे देश में जो गौवंश है, हमारा देसी गौवंश है, उसमें एक समस्या पाई जाती है कि वो उनमें बच्चा नहीं रुकता है, मतलब गर्भधारण क्षमता नहीं होती। तो उसका सबसे बड़ा कारण है मिनरल्स की कमी हम उनके भोजन में। तो ये अगर मिनरल मिक्सचर उनको खिलाया जाता है तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट होता है और तेजी से होता है। दूसरा, उसमें इनको जो डीवर्मिंग है वो कराया जाना बहुत जरूरी है। लाइव स्टॉक में शेल्टर बहुत अच्छा होना चाहिए जानवरों को रहने के, जैसे हमें अच्छे जानवर घर की जरूरत होती है वैसे इनको भी जरूरत होती है। तो लाइव स्टॉक में गोट्री और इसको देखें। और इसके अलावा इसमें इनके इनके बीमारियों के लिए हम व्यवस्था करें कि ज्यादा बीमारी नहीं हो, रोग नहीं आए। और ये का जो हमारे एक बछड़े से दूसरे बछड़े के बीच का जो इंटरवल है, जैसे हम बात करते हैं हमारे इधर जो देसी भाषा में कहा है साल बेदू, या प्रति साल जो बच्चे देती है, ऐसे जानवर होने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और शुरू में जो पहला बच्चा होता है उसकी एज को हमें, मतलब 16 महीने में, 18 महीने में हमारी जो बचिया है वो इस लायक हो जाए कि वो गर्भ धारण कर सके। तो ये एक अच्छा कॉज माना जाता है। नहीं तो सामान्यतः ये 2 साल से लेके 3 साल तक का होता है देसी में। इसमें हम भोजन अगर अच्छा देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। वाटर सेविंग की हमने बात की थी कल, ये बहुत क्रूशियल है एग्रीकल्चर में, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा समस्या, कई जगह पानी हो रहा तो खूब पानी दिया जा रहा है, मतलब खेतों से पानी बह रहा है, और जहाँ पानी नहीं है वहां पानी की बहुत बड़ी समस्या। तो ये मिसमैनेजमेंट इसको वो करके, तो वाटर सेविंग बहुत जरूरी है। हमको सबसे पहले जहाँ भी हमको समय मिले, मौका मिले, हमारे यहाँ कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होती है, पर जैसे
गर्मी आती है उस समय वहां पानी बिल्कुल नहीं होता। जैसे चेरापूंजी, हम इसको बोलते हैं कि सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान है, पर गर्मियों में वहां पानी नहीं होता क्योंकि वाटर कंजर्वेशन की प्रैक्टिसेस उतनी अच्छी नहीं है। अब वहां पर डेवलपमेंट हो रहे हैं और काफी चीजें वहां अच्छी हो रही है, पर ये हमको हर जगह करने की जरूरत है। हम हमारे यहाँ लगभग 700 से 1200 mm बारिश हर जगह होती है, तो इसको अगर हम कंजर्व कर लें तो ये बहुत बढ़िया हो सकता है। क्योंकि इसराइल जैसा देश जहाँ 200 से 300 mm बारिश होती है और वो पूरी दुनिया को मतलब एक्सपोर्ट करता है, चीजें खाने की चीजें भी एक्सपोर्ट करता है, तो सिर्फ टेक्नोलॉजी के भरोसे। तो हमें वाटर को उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया और उनके पास पानी बिल्कुल नहीं है। तो पानी बहुत जरूरी है, बहुत क्रूशियल है, और इसका मैनेजमेंट अगर हम सीख गए तो हमारी एग्रीकल्चर बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे जितने कीड़े और बीमारियां हैं ये भी पानी से सीधे रिलेटेड है। अगर आप वाटर मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं तो आपके यहाँ कीड़े बीमारियां भी कम आएंगे। हैवी इरिगेशन, एक्सेस वाटर, ये मोस्ट ऑफ द डिसीज और इंसेक्ट पेस्ट के लिए सपोर्टिव होता है। तो इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम पानी कैसे बचाएं, और लैंड लेवलिंग करें, माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप, स्प्रिंकलर, आजकल वो भी आ रहे हैं, मिनी स्प्रिंकलर आ गए हैं। जो हमारे पुराना स्प्रिंकलर सिस्टम था, जगह बदलनी पड़ती थी। मिनी स्प्रिंकलर में एक जगह एक बार लगा दो, पूरी सीजन भर आपको हटाने की जरूरत नहीं, और वो भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। और जो कम पानी चाहने वाली फसलों को लगाने की आदत डालें। हमारी जो हैबिट है अभी, हम ज्यादा पानी वाली फसलों को लगाते हैं, उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये बहुत पानी पर मैं विशेष जोर देना चाहूंगा कि आप ऐसी हर तकनीक का उपयोग करें जिससे पानी बचाया जा सके। कंजर्वेशन के लिए आप मल्चिंग का उपयोग करें, जो हमारी एक्स्ट्रा मल्चिंग है, पैरा मल्चिंग है, इनका उपयोग करें आप। हमारे पास जो खरपतवार निकलते हैं उसकी मल्चिंग करें, प्लास्टिक मल्चिंग करें, जो भी तरीके हों उन तरीकों का उपयोग करें जिससे कि आपका वाटर सेविंग हो। ये आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होगा प्रोडक्शन का। जो डिमिनिशिंग फैक्टर इकोनॉमिक्स में एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहा जाता है, तो ये बहुत क्रूशियल होगा हमारे उसमें, जो प्रोडक्शन में। तो इसमें हम सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। न्यूट्रिएंट सेविंग, इसमें हम बचाएं, किस तरह से हम जो NPK और माइक्रो न्यूट्रिएंट का उपयोग करते हैं, इसमें हम किस तरह से इनकी सेविंग कर सकते हैं। मिनिमम इनका जो लॉस है वो खूब है। जैसे हम बिजली का लॉस बोलते हैं ना, कि बिजली जब जनरेशन से चलती है और हमारे घर तक आती है तो उस बीच में बहुत नुकसान हो जाता है, बिजली वातावरण में बहुत नुकसान होती है। वैसे न्यूट्रिएंट जब हमारा उपयोग में हम लेते हैं और उपयोग में लेने के बाद पौधा उपयोग में लेता है, तो इसके बीच में बहुत डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हमको कम करना, और उस डिफरेंस को कम करने के लिए हमको इसका टाइम, समय पर उपयोग करना, किस समय हमें नाइट्रोजन उपयोग करना है, किस समय हमको पोटास उपयोग करना है, किस समय फास्फोरस उपयोग करना है, ये हमारा बहुत क्रूशियल होना चाहिए। हम जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, इनका उपयोग कर सकते हैं। जो हमारा एरियल स्प्रे है वो बहुत इफेक्टिव होता है और उसमें न्यूट्रिएंट की बहुत बचत होती है, उसको भी हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट प्लांट पे जाता है और इससे जो लॉस है, न्यूट्रिएंट लॉसेस, वो बहुत कम है। 80% तक ये इसकी एफिशिएंसी होती है जब हम स्प्रे से करते हैं। तो इस पे हम थोड़ा सा फोकस करें। बायो फर्टिलाइजर्स के, बायो इनोकुलेंट के, इनका उपयोग करें। एजोट्रोबैक्टर, एजोस्पेरिलम, आपके जो भी है, माइकोराइजा है, इन सब का उपयोग करें, ये आपको सपोर्ट करेंगे। पेस्टिसाइड सेविंग, इस पे हम काफी लंबे समय से बात करते आ रहे हैं कि हम जो बाहर के जो पेस्टिसाइड है उनका उपयोग कम करें। जो मल्टीनेशनल कंपनी है, इनके जो प्रोडक्ट है इनको कम उपयोग करके हम बायो एजेंट का उपयोग करें। बहुत सारी कंपनियां बायो एजेंट बनाती है, बायो पेस्टिसाइड बनाती है। आप अपने खुद के घर में भी अपने बायो पेस्टिसाइड बना सकते हैं। नीम, करंज, धतूरा, आक, अकौआ, इनकी पत्तियों को हम गौमूत्र में सड़ा लें, पका लें, जो भी तरीका आपको लगता है, आप जिस भी तरीके से इनको उपयोग करें, सब तरीके से ये इफेक्टिव है।
आप उसके बीज उसको 21 दिन तक डुबा के रखते हैं, उसके बाद उसको छान के वो करते हैं तो काम करता है। आप उसको पकाते हैं, पकाने के बाद फिर उपयोग करते हैं तो काम करता है। तो जैसे भी ये पत्तियों का हम उपयोग करते हैं, ये हमारे जो इंसेक्ट पेस्ट है इनको कंट्रोल करने में काम करती है। इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं, लाइट ट्रैप का उपयोग करें, सोलर लाइट ट्रैप है, इलेक्ट्रिक लाइट ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप है, इन सब का उपयोग करके हम हमारी जो एडिशनल जो हम इनपुट कास्ट होती है, लागत जो लगती है खेती में, उसको हम कम कर सकते हैं। लाइट ट्रैप बहुत इफेक्टिव है इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ज्यादातर लेप्डोप्टेरस और दूसरे जो कीट आते हैं जो लाइट लविंग होते हैं, प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए और सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए जो नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट वो रात में वो करते हैं। ज्यादातर इंसेक्ट, कुछ फ्लाइज को छोड़ दें, एसिड्स को छोड़ दें, तो ज्यादातर इंसेक्ट जो है वो रात में भ्रमण करते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए लाइट ट्रैप बहुत बढ़िया है। और इसमें हमने ये देखा है किसानों के यहाँ एक दिन में 2-2 किलो और 3-3 किलो तक प्रतिदिन के हिसाब से धान की खेती में इंसेक्ट कैच होते हैं। तो आप सोच सकते हैं 2 किलो इंसेक्ट अगर किसी एक खेत में अगर प्रतिदिन अगर कलेक्ट हो रहे हैं, तो वो इंसेक्ट 2 किलो इंसेक्ट कितना खाते होंगे रोज और किस तरह फसल को नुकसान पहुंचाते होंगे। तो ये सब समझने की बात है। और इसमें लाइट ट्रैप पे अगर आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत फायदा होगा। इसमें थोड़ी सी एक दिक्कत है, किसान हमेशा कि साहब कोई चोर के ले जाएगा, अरे चोर के तो आपको भी ले जाएगा भाई साहब। आप थोड़ा सा प्रयास तो करें, सब लोग अगर करेंगे तो फिर कोई चोरी नहीं होगी। वो 1-2 करते हैं तो फिर ये कहानी होती है, पर आप लोग प्रयास करें, लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से ये बढ़ेगा। हमने यहाँ किया है और आज मुझे ऐसा लगता है कि हमने लगभग 1,500 करीब हमारे लाइट ट्रैप हमारे जिले में पिछले 1-1.5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। ये सोलर लाइट ट्रैप किसानों ने खरीदे हैं अलग अलग स्कीम के तहत या अपने खुद के स्वतः उससे। तो ये बड़ा बड़ा काम का है। प्रीडेटर, पेस्ट, पैरासाइट, इनका उपयोग किसान भाई करें। सीड सेविंग करें। सीड बड़ा मतलब हमारा जो उत्पादन का प्रमुख फैक्टर होता है, तो सीड हम ज्यादातर बाहर से खरीदते हैं, खुद का सीड बनाएं, अपना सीड बनाने की कोशिश करें। हाइब्रिड्स का कम उपयोग करें, क्योंकि हाइब्रिड से अच्छी वेराइटीज आपको मिल सकती है, ओपी वेराइटीज आपको मिल सकती है, जिनसे आप ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। हाइब्रिड्स आप उपयोग करेंगे तो आपको इनपुट ज्यादा लगाना पड़ेगा। हाइब्रिड के साथ अगर आपने एक हाइब्रिड लगाया और एक ओपी लगाई है और ओपी में आपने थोड़ा बहुत कम भी दिया तो वो उत्पादन आपको ज्यादा देगा, पर हाइब्रिड में आपने उत्पादन कम दिया तो वो उसका उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। मतलब वो जो ओपी वैरायटी है उससे भी आधा हो सकता है। तो हाइब्रिड सिर्फ आपके इनपुट को रिस्पॉन्स करता है। आप अगर इनपुट जैसे ही कम करोगे, क्रिटिकल इनपुट आपके कम होंगे, तो ये बहुत कम उत्पादन देते हैं। इनमें ये आपको खूब मटेरियल देना पड़ेगा, तभी आपका जो भी हाइब्रिड्स है, चाहे वेजिटेबल्स के हों चाहे क्रॉप के हाइब्रिड्स हों, सब में यही है कि आपको इनको इनपुट बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। तो प्रयास ये करें कि ओपी वैरायटीज लें और इनके सीड बनाएं। खुद बना सकते हैं, अच्छे अच्छे पौधों को छांट के इनके बीज वो कर सकते हैं। हम अभी भी हिंदुस्तान में पिछले हम जो हरित क्रांति के बाद से हम बात कर रहे हैं बीज उपचार की, पर आज भी मुझे ऐसा लगता है 60 से 70% किसान सीड ट्रीटमेंट नहीं करते। मेरी बात से अगर किसी को हो तो थोड़ा सा एक बार आप लोग भी मेरी बात को सुधार देंगे। इसमें मैं क्या है, बीज उपचार आज भी हम लोग नहीं करते। और ये बहुत जैसा हमने पल्स पोलियो को हमारे देश से एक अभियान चला के पोलियो को हमने रिमूव कर दिया, पर ये सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो कई सारी जो सीड बोर्न डिसीज है, सॉइल बोर्न डिसीज है, इनको हम बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। और जैसे चने में विल्ट आती है, रॉट आती है, ढेर सारी रॉट आती है, ढेर सारी विल्ट आती है, सबको मुक्ता बोल देते हैं, तो इनको भी हम सीड ट्रीटमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये सीड ट्रीटमेंट, सीड प्राइमिंग, सीड इनोकुलेशन, सीड ड्रेसिंग, सीड प्रोसेसिंग, ये अलग अलग चीजें हैं। इन पे ये अलग अलग वो हैं, और इनको हम अगर खेती में करते हैं तो इससे भी हमारा जो जर्मिनेशन है वो अच्छा होता है और प्लांट का विगर अच्छा होता है। इम्प्रूव सीड सोइंग इम्प्लीमेंट, जो अभी बोने के तरीके हैं, हम
अगर हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो हम सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं। तो सीड ड्रिल में एक फर्टी सीड ड्रिल जो आती है उसका उपयोग करें। अभी सुपर सीडर आ गया है, इसमें बहुत फायदा है। सुपर सीडर जो है वो बड़े काम की चीज है। जैसे धान के बाद आपको धान कटी, आपकी धान के बाद आपको चने की बुआई करनी है, आपको डायरेक्ट जैसे जो नमी है खेत में उसका उपयोग करते हुए सीधे सुपर सीडर से आपको, उसमें आगे रोटावेटर होता है, पीछे सीड ड्रिल होती है, आप डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं। तो ये आपका 1 महीने का समय लगभग बचा देता है। तो सुपर सीडर का उपयोग करें। इसमें गेहूं के बाद भी अगर आपको मूंग उड़द की खेती करनी है तो हम खेत तैयार करेंगे, फिर पानी देंगे, फिर मूंग उड़द लगाएंगे। तो इसको डायरेक्ट अगर हम गेहूं के बाद, जैसे ही गेहूं हमारा कटता है, डायरेक्ट हम सुपर सीडर से अगर हम बोनी कर देते हैं तो ये बढ़िया काम कर सकता है। अगर थोड़ी जमीन हार्ड हो गई है तो 1 घंटे के लिए हम उसमें स्प्रिंकलर चला दें, 2 दिन तक रहने दें और उसके बाद सुपर सीडर से बोनी कर दें। ये पूरा जितना स्टबल होता है, जितना भी कचरा होता है, उसको जमीन में मिला देता है और बीज को आपको वो करता है। तो ये एक बढ़िया चीज है। सीड सेविंग हमें करना चाहिए। एनर्जी सेविंग जो भी हम खेत में वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऊर्जा बचाने की जरूरत है। क्योंकि आज भी हमारे पास जो अभी कल ही कोई बिजली के जो वो इलेक्ट्रिसिटी के डेटा आए थे, तो प्रति यूनिट खप जो उपयोग हमारे पास उपलब्धता है, तो वो हमारे पास बहुत कम है। हमारे अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है और हमारी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो हम ये जो हमारी बिजली की उपलब्धता है उसको देखते हुए अगर हम अपने संसाधनों को उपयोग करते हैं तो इसमें हमको निश्चित रूप से हम पैसा बचा पाएंगे। ये बायोगैस, सोलर ऑपरेटेड पंप, इनका उपयोग करें। सूखे में बुआई करें, ड्राई सीडिंग जिसको हम कहते हैं, जीरो टिलेज का उपयोग करें। अभी सुपर सीडर की मैं बात कर रहा था, इनका उपयोग करें। तो ये एनर्जी बचाने वाले, कम पैसे में ज्यादा। दूसरा, इम्प्लीमेंट जो भी आपके पास है इसको टाइमली उपयोग वो करें। मैं इनकी जो मेंटेनेंस है वो टाइमली करें। अगर इनको टाइमली मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो ये भी आपकी एनर्जी ज्यादा खाएंगे, ज्यादा फ्यूल लेंगे, ज्यादा वो करेंगे। तो ये पॉल्यूशन के लिए भी पॉल्यूशन भी करेंगे और आपके जेब की कटौती करेंगे, जेब काटेंगे। तो इस पर भी हम ध्यान दें। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए जो हम चीजें उपयोग करते हैं सारी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें भी हम ये अभी सारे जो भी इसके फैक्टर हैं इनको हमने आगे चर्चा की हुई है। ये हम कुछ चीजें जो है एग्रीकल्चर जो इनपुट जो स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं कि किस किस सेक्टर में हम स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इन जो किसानों को अलग अलग उसमें हम वो कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें सीड प्रोडक्शन कर सकता है, डेयरी फार्मिंग कर सकता है, वर्मी कंपोस्टिंग कर सकता है, गोट फार्मिंग कर सकता है, पोल्ट्री फार्मिंग कर सकता है, मशरूम प्रोडक्शन करता है, वैल्यू एडिशन कर सकता है। वैल्यू एडिशन में फार्म के भी कर सकता है और फॉरेस्ट भी जहां पर हो वो कर सकते हैं। एग्री इनपुट और सर्विस प्रोवाइडर के काम हो सकते हैं। एनिमल हेल्थ वर्कर हो सकते हैं। लाख की खेती हो सकती है। आप सेरिकल्चर हो सकता है। बहुत सारे इसमें कुछ ये एक मोटा मोटा हमने दिया है जो किसान कर सकते हैं। हम क्या होता है कि हम क्या करें, कई सारे किसान भाई ये बोलते हैं हम क्या करें। अगर इनमें से कुछ 2-4 चीजों को अगर इनका इंटीग्रेशन अगर वो कर लेता है तो उसको उसको फुल टाइम काम भी मिलता है और उसको ज्यादा पैसा भी मिलता है। ये कुछ नॉन फार्म सेक्टर के काम है, उसमें भी किसान भाई वो कर सकते हैं जिससे कि वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के लिए किस तरह से काम करते हैं उसकी बात है। ये जो केवीके किस तरह से एक्टिविटीज करता है कि उसके अलग अलग ये चीजें हमने दी है। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, सिनर्जी ऑफ स्कीम्स एंड डेवलपमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ हम किस तरह से काम उनको वो करते हैं, उनकी स्कीम्स को हम किसानों तक ले जाते हैं, उनको किस तरह से चीजें होती है वो बताते हैं। टेक्निकल गाइडेंस किस तरह से, ये भी हमारा एक काम है कि हम डिपार्टमेंट को भी टेक्निकल गाइडेंस देते हैं और उनको मॉनिटर करते हैं कि किस तरह से हमारा किसान काम कर रहा है। और ये किसानों को भी देते हैं। सिचुएशन एनालिसिस पीआरए के थ्रू हम ये पता करते हैं, जहां हमारा अडॉप्टेड विलेज होता है वहां हम पीआरए के थ्रू और फील्ड विजिट के थ्रू हम ये पता करते हैं कि वहां की नीड क्या है।
नीड से फिर हम उस हिसाब से वहाँ की टेक्नोलॉजी को करते हैं। ट्रेनिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट, ये भी हम लोग वो करते हैं। ये कुछ जो टेक्नोलॉजी है उनमें किस तरह से काम वो करना चाहिए उनके, ये गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो अलग अलग, इसके अलावा ढेर सारी स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की जो किसानों के लिए किसानों के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। और इसमें अभी जो एक सभी किसानों के लिए एक प्रधानमंत्री जी की एक स्कीम है जिसमें आपको छोटी मोटी इकाई स्थापित करने के लिए लोन दिया जाता है, और जो प्रोसेसिंग इकाई यूनिट का इकाई वो करने के लिए, और उसमें मेरे ख्याल से 20 लाख रुपए तक का लोन किसान भाई ले सकते हैं। और प्रोसेसिंग यूनिट जैसे दाल मिल है, ये आटा बेसन आटा, इसके लिए वो मशीन डाल सकते हैं, उसके लिए वो कर सकते हैं। सुगर इसके गेहूं में क्या चावल के लिए हलर या मिलर वो कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें उसमें हैं, और उस तरह से वो किसान भाई अपने चीजों आइल एक्सपेलर है, इस तरह की चीजें वो इसमें कर सकते हैं। तो ये एक बढ़िया स्कीम है जिससे भी हमारे किसान भाई वो कर सकते हैं। ये हमने कुछ स्कीम्स जो है उसमें किस तरह से, मतलब एक एक हेक्टेयर में अगर हमने डिफरेंट जो वो है हमारी जो मोनोक्रॉपिंग से हमने कंपेयर किया है, और उसमें हमने इनकम की बात की है कि अगर हम मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से इनकम होगी और किस तरह से एम्प्लॉयमेंट लगे, साल भर में कितनी मजदूरी, कितने आदमी काम करते हैं, इसका एक मोटा मोटा हिसाब हमने लगाने की कोशिश की है। तो ये अगर हम मोनोक्रॉपिंग करते हैं तो ये जो इसकी कास्ट जो होगी, धान अगर हम लगाते हैं तो लगभग प्रति हेक्टेयर 36,000 रुपए। अब थोड़ी सी ये डेटा हो सकता है ये मतलब 38-40 हजार तक चला जाएगा, और जो ग्रॉस रिटर्न है ये 68,400। इसी तरह नेट रिटर्न ये होगा, और मजदूर की जो संख्या होगी 213। अब जैसे जैसे हम इसमें इंटरप्रेन्योर बढ़ाते हैं, हमने फसल ले रहे थे, हम पैडी ले रहे थे, उसके साथ हमने मुर्गी पाल ली, पिगरी पाल ली, फिश पाल ली, तो ये 738 हो गया। मतलब लेबर की जो आवश्यकता हो गई वो लगभग 4 गुनी आवश्यकता बढ़ गई। और इसमें ये जो इसका लाभ है वो भी करीब करीब ये 32,000 था, तो ये 3 गुना करीब करीब इनका 3-4 गुना करीब लाभ भी बढ़ गया। तो हमको जमीन वही है, जमीन हम 1 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं, सिर्फ हमने उसमें इंटरप्रेन्योर की संख्या बढ़ा दी। अब हमको काम करने की जरूरत है, आपके पास मॉडल्स ढेर सारे हो सकते हैं, पर जो काम करेगा उसको मिलेगा। जरूरी नहीं कि हम इसको ही अडॉप्ट करें, हम इसमें से कौन सी चीज कर सकते हैं वो देखें और उस तरह से अडॉप्ट करें। जैसे हमने यहाँ पिगरी लिया था, पिगरी हर कोई नहीं करेगा, हमारी सोशल कई सारी बॉन्डिंग है, तो हम यहाँ क्रॉप में पोल्ट्री ले सकते हैं, बकरी पाल सकते हैं, फिश पाल सकते हैं। कोई मुर्गी नहीं पालना चाहता तो मुर्गी नहीं पाले तो यहाँ गाय पाल सकता है, का फसल के साथ गौ पालन कर सकता है, बकरी पालन कर सकता है, मछली पालन कर सकता है। कोई चीज को वो हटा सकता है, ले सकता है, पर इसमें देखिए इसमें 767 लेबर की आवश्यकता हुई। ऐसे ही क्रॉप प्लस गोट्री, वर्मी कंपोस्ट, एजोला और पिगरी, यहाँ पे 794 लेबर की आवश्यकता होगी। और आय भी आपकी वेरिएट होते जा रही, मतलब जो आप मोनोक्रॉपिंग ले रहे हैं उससे आपको कई गुना आय प्राप्त हो रही। यहाँ पे आपने जब डेयरी के साथ ये किया, डेयरी, वर्मी कंपोस्टिंग, फॉडर और फिश कल्चर किया, तो ये सबसे ज्यादा इससे 1,86,156 इतना आपको पर ईयर आपको 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ से आपको मिल जाता है। तो ये और लेबर भी आपको, मतलब साल भर आपके पास काम मिल जाता है। अगर हम 4 लोगों का परिवार है तो 4 लोग आपको साल भर अगर काम करेंगे तो साल भर आपके लिए अपने ही खेत में आपको पूरी तरह काम है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और आपकी मजदूरी आपको आराम से मिलेगी, और जो आपका सेल्फ सफिशिएंट होंगे। इसी तरह क्रॉप, पोल्ट्री, गोट्री, वर्मी कंपोस्ट, एजोला, पिगरी, इसके बारे में भी यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। तो ये इनमें ये कोई भी मॉडल हम ले सकते हैं जिससे कि हम अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं। ये एक नेट रिटर्न का एक ग्राफ हो गया। ये एक मॉडल के जो है
IFS मॉडल हम उपयोग करते हैं। तो इसका हमने एक वो बनाया है कि राइस, धान के साथ वेजिटेबल, मेज, फिश, डक, पोल्ट्री, गोट, वर्मी कंपोस्ट और एजोला, इनका एक कॉम्बिनेशन अगर वो लेते हैं तो इस तरह से हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि वो मतलब अपना सब्जी का भी वो कर सकता है, राइस के साथ वेजिटेबल, बैकयार्ड पोल्ट्री, फिश कम डकरी और बकरी पालन, लेक कल्टीवेशन, ये भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। तो इनसे भी हमारे किसान भाइयों को फायदा हो सकता है। राइस, वेजिटेबल, फिश कम डक डेयरी, इस तरह से भी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब अलग अलग तरह के मॉडल्स हमने कोशिश की है कि कुछ फोटोग्राफ्स हमने कोशिश की है कि उसको जमाने की भी कोशिश की है, जहां जैसा मिल गया है उस हिसाब से इसका प्रयास किया है कि ये किस तरह से हम इनका एक मॉडल बना के हम खेती कर सके। और ये लोग कर रहे हैं, छोटे छोटे किसान कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मैं एक किसान का भी आपको बताऊंगा, बैतूल में मैं था, तो किसान आज भी है, उसके पास 1 एकड़ जमीन थी, 1 एकड़ भी पूरी नहीं थी, दोनों भाइयों के पास 1 एकड़ 70-80 डिसमिल जमीन थी। और उसमें उनने बाद में उनका जो बंटवारा हुआ तो वो जमीन आई, उसमें दोनों के घर भी थे और कुआं भी था। तो इसके बाद भी वो उस जमीन में मतलब लगभग 70-80 डिसमिल जमीन से लगभग 4 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाता था। मैनेजमेंट उसका बढ़िया था, सब्जी के रोपे तैयार करता था, टमाटर लगाता था, हर साल वो टमाटर लगाता था और 4-5 लाख के टमाटर वो 7-8 महीने में बेच देता था। तो काम जो करने वाले हैं उसके पास कोई वो नहीं है, वो हर तरह से अपने आप को बेहतर करता है और डिफरेंट तरह के मॉडल यूज करके वो अपनी खेती को बेहतर बना लेते हैं। तो ये जो ये है डेयरी के साथ जो फॉडर और पैडी, ये सब इसको भी हम कर सकते हैं, इससे भी अब ज्यादा आय प्राप्त कर सकते हैं। एक ये मिक्स मॉडल है, अलग अलग वेजिटेबल, और ये हम इसको कर सकते हैं, इससे भी हम ज्यादा आय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई। मुझे लगता है कि काफी चीजें हमने समझी। अब मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने प्रश्न रखें। और ये इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो जरूर हम अगर काम करें तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, मेरे ख्याल से बुंदेलखंड की कहावत है कि हाथ पैर की कायरी मूछ मुंह में जाए, और मूछ बिचारी क्या करे जो हाथ ना फेरा जाए। तो मूछ तो मुंह में जाएगी, जब हाथ ही नहीं फेरोगे तो मूछ बढ़ा लेने से भर कुछ नहीं होगा। तो आपको रौब दिखाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और खेती में भी अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको अच्छा करने का प्रयास करना पड़ेगा। जी ओम, आपके प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। अभी अपने पास समय है आधा घंटे 20 मिनट करीब। तो जी हाँ भैया, शरद जी शरद भैया। जी 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 सर, बहुत अच्छा आपने आज हम लोगों को समझाया। और कैसे सर, ये जैसे अपन मिक्स सब्जियां लगाते हैं या तो ये हॉर्टिकल्चर वाले जो है अपनी स्कीमों में नहीं लेते हैं। ये बोलते हैं कि वन क्रॉप में ही हमारी जो जैसे सब्सिडी ड्रिप होती है, या आप मान लें कि जो भी जैसे चल रहे हैं, तो वो मिक्स सब्जियों में ये लोग NHB भी नहीं देता, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी सब्सिडी नहीं देता किसानों को, और ये भी नहीं दे पाता है। जी भैया, ये असली में क्या है, ये योजनाएं ऐसी चलती है ना, योजनाएं बनाने वाले तो अब क्या बोलेंगे, वो उसके लिए तो हम ठीक है, उसको उनको दिखाने के लिए हम करते हैं भैया ये बनी हुई है, फोटो खींच लो और इसको अब एक सीजन हम कर ले, अगली सीजन में वो तो अपनी हो जाएगी, फिर मिक्स लगाएं। पर वो समस्या है भैया, ये बिल्कुल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही हैं, उनका जी उपयोग नहीं हो पाता है इसमें, और इसलिए ये जो मिक्स सब्जी वाली है वो क्षेत्र मतलब बढ़ नहीं रहा है।
जिस स्टाइल से बढ़ना चाहिए। ऐसे जैसे गेहूं में स्प्रिंकलर का देते हैं, अब एग्रीकल्चर बोलता है 3 नोजल 21 पाइप। अरे भाई 3 नोजल कैसे चलेंगे 21 पाइप में, बताइए अब किसने ये डिजाइन करा है और कैसे ये चलेगा, वो चला के दिखा दे। भाई 5 हार्स पावर मोटर में चलाएगा तो कम से कम 8-10 नोजल चलेंगे, 3 बिल्कुल हार्स पावर मोटर में भी चलाएगा तो 7-8 चलेंगे। ये 21 पाइप 3 नोजल का कहाँ से ये आया है, और क्या ये मालूम, क्यों ऐसा डिजाइन किया गया है? वो तो बिल्कुल बिल्कुल भी, इसको सर बिल्कुल भी आज तक समझ नहीं आया कि इसको डिजाइन करने वाला कौन है, जिसने 3 पाइप 21 नोजल डिजाइन करके रखा हुआ है। बहुत और बहुत शासन कम। और जी भैया, है चली आ रही, लेकिन इसने आज तक कभी किसी ने कोई चेंज नहीं किया है इसमें, तो ये बड़ा भारी एक ये क्या है इसको कि भी ये जो कुछ चेंज योजना। ये एसी रूम में बैठ के जब प्लान्स बनते हैं ना, तो वो उसमें ऐसा ही होता है, तो वो वास्तविकता से जमीन से हटके चीजें बनती है। और एक्चुअली में क्या होता है कि कई सारी चीजों में ये लोग भी, जो कंपनी वाले लोग हैं, ये लोग भी इंटरफियर करते हैं, और ये अधिकारियों को, जो ऊपर लेवल पे जो स्कीम बनाते हैं, उन लोगों को अपना प्रभावित करते हैं कि अरे ये 3 नोजल बिकेंगे तो पाइप कैसे बिकेंगे, तो नोजल तो एक बार ले लेगा आदमी, वो फिर थोड़ी ना दोबारा लेगा। तो वो उस तरह का वो है कि बोले पाइप बेचने ज्यादा तो नोजल उसकी जरूरत होगी तो अपने आप लेगा। भाई आपको 10 नोजल लगेंगे 5 एचपी की मोटर में, 10 से आप 15 नोजल तक लगाएंगे तो नोजल तो खरीद के लाओगे ही ना, पर वो पाइप उसने बेच दिए कंपनी को। तो ये मार्केटिंग भी हाँ नहीं, पर सर वो मतलब ऐसे कैसे उसको वो किया है ये डिजाइन आज तक समझ नहीं आई। सर जी। एक चीज और है, जैसे हम लोग जैसे ट्राइकोडर्मा है और ये चीजें उपयोग कर रहे हैं हमारे खेतों में, तो ये क्या जैसे बीटी साइड डलता है तो ये खत्म हो जाते हैं क्या सर? भैया क्या देखिए, कुछ भी अगर हम केमिकल्स डालते हैं तो निश्चित रूप से वो उस पे कुछ ना कुछ प्रभाव तो करता है, पर खत्म पूरा नहीं होगा कभी। हाँ, जो हमारे अच्छा फर्टिलाइजर्स हैं, अच्छा ठीक है। फर्टिलाइजर्स का जो डोज अगर ज्यादा डोज होता है और स्ट्रेस कंडीशन होती है, तो जरूर उस समय स्ट्रेस में ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनकी संख्या कम हो सकती है। स्ट्रेस कंडीशन में जैसे एकदम सूखा हो गया, अब उस कंडीशन में ये जी इनको तो जी। पानी चाहिए, तो हमने हैवी फर्टिलाइजर यूज किया है और ड्राई कंडीशन आ गई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और इनकी जो सेलुलर एक्टिविटीज है वो खत्म हो जाएगी। तो निश्चित रूप से पॉपुलेशन ड्रेस्टिकली डिक्रीज होगी, मतलब बहुत बुरी तरह प्रभावित होगी। तो ये तो होगा, पर बाकी नॉर्मल सर हम अगर लोग फंगिसाइड यूज कर रहे हैं, थोड़ा मतलब जो जो डोज है, रिकमेंडेड डोज है, तो उसमें उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी सर हमने देखा कि जो बैक्टीरियल फंगस होती है वो रिजिस से अगर हम सोइंग करते हैं किसी चीज को, जो जी, रिजिस के ऊपर होती है तो उसमें थोड़ा कम लगती है, और जो प्लेन में रहता है उसमें वो फंगस ज्यादा लगती है। सब तो सब पानी, ये है क्या ऐसा कि सर सब की पानी का कमाल है भैया। मैंने जैसे रिजिस में कोई चीज सोइंग। अच्छा। हाँ, जी वही जी। मैंने बोला ना, मैंने पानी अपने, के कारण मतलब। हाँ मैंने अपने उसमें बीच में बताया था, लेक्चर में भी बताया था कि पानी का है सब, जितनी डिसीजेस हैं जी वो पानी से सब चलती है। अगर आप पानी का यूज ज्यादा एक्सेस करेंगे तो वो पानी आपको डिसीज इंसेक्ट सब बढ़ाएगा। और रिजेस में क्या होता है, पानी आपका लीच होके नीचे चला जाता है, तो वहां पर प्लांट जिस उसकी रूट जिस एटमॉस्फेयर में होती है, तो वहां पर उसको जो वाटर स्ट्रेस की कंडीशन होती है, तो वहां पे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उस तरह से उनको कंजीनियल कंडीशन नहीं मिलती, उनको अच्छी कंडीशन मिलेगी तो बहुत तेजी से बढ़ेंगे। जी जी। सर एक हम लोगों ने कार्बन बनाया था ड्रम से, ड्रम में जी 1 कुंटल उसमें अपना ये पराली डालते हैं सोयाबीन का ये, तो जी, उससे हमें लगभग 30 किलो कार्बन प्राप्त होता है सर। तो उसको अगर हम खेत में डालते हैं तो कितने समय बाद वो पौधों को मिलने लगता है या पौधों को फायदा होने लगता है सर? फायदा तो वो करेगा भैया, क्योंकि कार्बन अगर सॉइल में जाएगा तो वो आपकी जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सब चीजों को इम्प्रूव करेगा। मतलब कार्बन, हम ऑर्गेनिक मैटर जो भी कहते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर इटसेल्फ अपना स्वयं का कोई योगदान नहीं है उसका, उसमें पौधे के बढ़वार में, पर वो जो सपोर्ट करता है वो योगदान देता है। क्योंकि कार्बन, हम कार्बन कार्बन खूब बोलते हैं, पर कार्बन
हम जितना भी कार्बन हमारे पौधे लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से लेते हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं, वो सॉइल से बिल्कुल नहीं लेते। CHO में जो पानी और वायु, दो ही चीजों से हमारे जो मुख्य जो है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये हमारा पानी और कार्बोहाइड्रेट से जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से वायुमंडल की। तो उसमें जमीन के कार्बन का कोई रोल नहीं है। जी सिर्फ जी ये जी, बहुत न्यूट्रिएंट, अच्छा। जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इनको उपलब्ध कराने में, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, आपका जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, पीएच मेंटेन करने में, तो ये जो सॉइल की जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, उनको इम्प्रूव करने में वो बहुत सपोर्ट करता है। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कार्बन खाते हैं। इनका जो भोजन है वो ये इनको सड़ाएंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं इसको फीड करते हैं और उससे अपनी एनर्जी लेते हैं। जी भैया। जी जी जी, बहुत अच्छा सर। सर ये हमें जैसे हम लोग कुछ जी बोल रहे बोलिए, हैं क्या? बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सर ये जो जैसे हम लोग बबेरिया यूज, हम लोग वर्टिसिलियम यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें मिक्स कर सकते हैं, जैसे बबेरिया है, ट्राइकोडर्मा है, अपना विर्डी है, तो ये सारी चीजें हम लोग एक पंप से मिक्स कर सकते हैं या इनको अलग अलग करना चाहिए? ये कुछ देखिए, बेवेरिया के साथ मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये वर्टिसिलियम और ये कुछ वो करेगा, पर फिर भी एक बार हाँ। ये संतोष सर जो है, क्या वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, तो थोड़ा सा उनसे और एक बार एक्सपर्ट अपन वो ले लेंगे कि, क्योंकि एक दूसरे से बहुत ज्यादा इनका वो नहीं है, एंटागोनिस्टिक नहीं है, पर फिर भी एक बार देखने की चीजें हैं कि क्या ये एक दूसरे को, जीवन को प्रभावित करते हैं क्या। पर सामान्यतः नहीं होता ऐसा, पर फिर भी थोड़ा सा देखना, क्योंकि कोई एकाध हो सकता है कि वो आपस में उनका मेल जोल नहीं हो, तो वो दिक्कत कर सकते हैं। जी जी जी। सर ये लाइव ट्रैप जो लगाते हैं वो 1 एकड़ के लिए कितने पर्याप्त होते हैं लाइव ट्रैप? एक में हो जाएगा भैया, हम तो 2 एकड़ में एक बोलते हैं, पर 1 एकड़ में अच्छा, पर्याप्त है एक लाइट ट्रैप। एक लाइव ट्रैप 1 एकड़ में। जी, और सर ये जो नीली और पीली जो पट्टियां लगाते हैं वो कितनी होनी चाहिए 1 एकड़? नीली और पीली पट्टियां ये 20 से 25 होना चाहिए कम से कम। ये क्योंकि इसमें ये जो बहुत इस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं वो स्लगिश होते हैं, मतलब मूवमेंट बहुत कम होता है। जितने भी एफिड्स और जेसिड्स होते हैं, ये बहुत कम जगह में मूवमेंट करते हैं, तो इनको पास पास होना चाहिए। जितनी ज्यादा लगाएंगे आपको इफेक्टिवनेस बढ़ी मिलेगी। जी। अच्छा सर, हम जैसे एक ही क्रॉप ले रहे हैं मक्का बार बार, तो क्या इससे खेत बैठता है, मतलब डाउन बिल्कुल होता है कि एक ही बिल्कुल क्रॉप बिल्कुल ज्यादा लेने? बिल्कुल भैया, क्या है क्या रीजन है मोनोक्रॉपिंग, सर इसका? चाहे आप कुछ भी करें, मोनोक्रॉपिंग कभी भी फायदेमंद नहीं है। मतलब आप सिंगल क्रॉप ले रहे हैं, आपको क्रॉप चेंज करना पड़ेगा, एरिया आपके चेंज करने पड़ेंगे, आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक जैसी है। और मेज जो है हैवी फीडर है, मक्के को हैवी फीडर, न्यूट्रिएंट का बिना आप यूरिया नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का उपयोग किए मक्का को नहीं उगा सकते। तो आप जी बेहतर जानते हैं, तो उसमें जी चेंज करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जी जी सर, धन्यवाद। थैंक जी, यू सर। धन्यवाद आदरणीय शरद भैया। आज हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राउत भैया से आपने अतिशय सुंदर संवाद किया। आपका मनपूर्वक धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ, उनका हैंड रेज है, अपना सवाल या फिर उनसे चर्चा करें। जी धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। जी और आज जो योग कक्षा आदरणीय हमारे चौबे जी ने ली है, बहुत सुंदर चली है। और दूसरा संवाद आदरणीय हमारे रोशनलाल राउत जी, आपसे जो सवाल आदरणीय शरद वर्मा जी ने कहा है, ये बात जो है कब से ये चल रहा है, और आज जो है 3 स्प्रिंकलर का जो 21 पाइप के साथ जो बात कही है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और ये मेरे ध्यान में आया है, मैंने जो 30 पाइप और 5 स्प्रिंकलर लिए थे, तो 5 तो 3 हॉर्स पावर में चल जाते हैं, लेकिन 3 स्प्रिंकलर नहीं चलते हैं। इसमें मोटर जलेगी और पाइपों को नुकसान होगा। इससे तो ये ऐसा लगता है जैसे एलोपैथी वाले विभिन्न प्रकार के जो वो चलाते हैं ताकि वो बीमार व्यक्ति बीमार हो, हमारा वो बिके। इस प्रकार से ऐसे लगता है कि ये जो है इन डीलरों ने कृषि विभाग को
ये योजना दी है कि इनकी मोटरें जलें ताकि मोटरें बिके, मैकेनिक को लाभ मिले और किसान बर्बाद हो। ये आज मैं इस पर निश्चित ध्यान दूंगा और ये निश्चित ये पत्र जो है संबंधित विभाग को भेजने का करेंगे उपाय, ताकि इसमें 5 स्प्रिंकलर 21 पाइप के साथ जारी की जाए और ये योजना में परिवर्तन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर वर्मा जी और आदरणीय डॉक्टर राव जी। इसमें ना भैया ये जो अपन करते हैं तो इसमें हमको जो स्प्रिंकलर है इसमें हमारा स्प्रिंकलर पूरा घूम के मतलब जितना उसका राउंड कर रहा है वो हमारा पूरा उसमें आ जाए, पानी एक से दूसरे तक पूरा कवर कर ले तो पर्याप्त है। और आपकी मोटर अगर पानी का सोर्स अगर आपका ठीक है, नीचे बहुत गहरा नहीं है, तो हम मतलब 5 हार्स पावर की मोटर में 12 से 15 तक नोजल चल सकते हैं और वो बढ़िया से चलते हैं। तो वो आपकी कंडीशन है कहाँ पर आपका हुआ है, तो कम से कम इसमें 7-8 नोजल तो होना ही चाहिए। जो भी स्कीम हो इसमें कम से कम 8 नोजल एक बार में दें। वो किसान अपनी मर्जी उसकी, वो चाहे जितना लगाए, उसको ज्यादा जानकारी है ना, तो वो अपने हिसाब से उसको कम ज्यादा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 8 नोजल हो उसके। जी 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 आज अभी विस्तार जी धन्यवाद, अतिशय महत्वपूर्ण चर्चा। और मैं आगे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, भाई साहब आपका स्वागत है। ओम, सदन को सादर प्रणाम। सर से आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है हम लोगों को। तो मैं एक क्वेश्चन विशेष तौर से पूछ रहा हूँ जो कि शरद वर्मा जी के लिए विशेष उपयोगी हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ 4-6 महीने पहले मैंने एक बार पेपर में पढ़ा था कि चीन के लोग जो हैं, जो मक्का होती है, मक्कई में मशरूम पैदा कर लेते हैं। उनका मक्का का जो नीचे का टेम्परेचर होता है जहाँ मक्का लगी हुई होती है, वो मशरूम के लिए बहुत अनुकूल होता है। तो काफी मात्रा में मैंने देखा, उन्होंने दिखाया था, फोटो में भी पेपर में आया था, काफी मशरूम वो पैदा कर रहे थे। इसका इस विषय पे कुछ किया जा सकता है सर? ये देखिए, ये प्रशिक्षण का विषय है। मशरूम की ढेर सारी प्रजातियां हैं, कुछ फील्ड पे भी होती है और कुछ मतलब हमारे पैक कमरों में होती है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें वो होगी क्या नहीं। तो वो एक थोड़ा सा अध्ययन का विषय है और बिना प्रशिक्षण के करने का नहीं है, क्योंकि ये इसको आप ये एक तरह का मशरूम जो है एक तरह का फंगस है और आप खेती कर रहे हैं, खेती में आप अलग अलग तरह की जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं। तो ये पता चला कि हमने फंगस लगा दिया, हमने ये मशरूम लगा दी और उसके बाद कोई बीमारी आई तो हमने फंजीसाइड स्प्रे कर दिया, तो आपका पूरा मशरूम साफ हो जाएगा। और कौन सा लगा रहे हैं, ढेर सारी उसकी वेराइटीज हैं, स्पीसीज ढेर सारी हैं जो इडेबल है, कुछ की मेडिसिनल वैल्यू है, कई की कीमत तो 1 लाख रुपए किलो तक बिकती है। ऐसी भी मशरूम है जो इंटरनेशनल मार्केट में वो होती है। तो इसमें हमको समझने की जरूरत है और देखने की जरूरत है। और जहां तक ऑयस्टर मशरूम की हम बात करें तो ऑयस्टर मशरूम को आपको कमरे में करना है, वो घर के अंदर करने है, डार्क में करने की है। और जो इसका है बटन मशरूम, उसको भी हम घर के अंदर करते हैं। और इसमें हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी स्पीसीज उन्होंने वहां की है, किस तरह की टेक्नोलॉजी। कई सारी चीजें जो इसमें हमारे उसमें आती है, जो हमारे सोशल मीडिया पे आती है, कई तरह की चीजें आती है। अब उसमें से उसकी हमको एडाप्टेबिलिटी देखनी है और थोड़ी सी उसकी जेन्युइन वो वास्तव में है भी या नहीं, इस पर भी हमको थोड़ा सा देखने की आवश्यकता होगी। बटन मशरूम का लिखा था सर उन्होंने। बटन मशरूम नहीं होगा वहां पे, मक्के में उसमें नहीं होगा, वो कुछ नहीं होगा। कई सारी चीजें। ये क्या है, मैंने बोला ना, थोड़ा सा ये जो सोशल मीडिया है इससे थोड़ा सा संभल के भी रहने की जरूरत है कि कितनी मतलब फैक्ट चेक जरूर करें। कोई भी आपके पास अगर कोई चीज आती है तो फैक्ट चेक के लिए देख लें किसी से जो आपका सोशल मीडिया का एक्सपर्ट हो, उससे बोले यार इसका जरा फैक्ट चेक करो। तो बहुत गड़बड़ बहुत हो रही है इसमें, बहुत सारी चीजें आप जैसे ही उसको फैक्ट चेक करेंगे तो पता चलेगा ये तो था ही नहीं, कुछ और है। तो कृपया इस पर भी ध्यान दें। जी दादू से बात करनी है। दादू बहुत देर से हाथ, बहन जी जी डॉक्टर रोशनलाल भैया, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब। जी ओम, सदन को नमन। सर मैं तो केवल ये ट्राइकोडर्मा के संबंध में जो बीज उपचार की बात है
जब हम बीजोपचार करते हैं और फिर वहीं पर जैसे गेहूं का बीज उपचार करना है और साथ में डीएपी भी मिला रहे हैं, यूरिया भी मिला रहे हैं, मिला करके बो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो वो क्या होगा उसका, बस ये पूछना था बस। देखिए दादू, आज आपकी आवाज कड़क नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ है लगता है स्वास्थ्य। नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं, वो क्या है कि आवाज कड़क आया ना, थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ गुरुजी अभी फिर से क्लास में जाएंगे, ठंडी ठंडी। ठंड ज्यादा जी हो गई। जी चलिए, और जी दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा ट्राइकोडर्मा है, ये हम जब बीज को बोते हैं, कोई भी बीज बोते हैं, तो हम ये अब तो नर्मदापुरम में है, नर्मदापुरम में अगर सीड ड्रिल अगर वो वाली सिंगल वाली यूज हो रही तो ये फिर दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको फर्टिडील का यूज करना है, फर्टिलाइजर अलग और सीड अलग। उसमें फायदा क्या होता है उसको थोड़ा समझ लें। जब हम सीड कम फर्टिडील को यूज करते हैं तो उसमें फर्टिलाइजर पहले गिरता है और बाद में बीज गिरता है, तो फर्टिलाइजर नीचे जाता है, लगभग 1 इंच नीचे आपका फर्टिलाइजर गिरेगा, उससे 1 इंच ऊपर आपका अनाज गिरेगा, जो बीज गिरेगा। तो बीज जब जर्मिनेट होगा, जैसे ही उसको पानी मिलेगा, बीज जर्मिनेट होगा, तो उसकी रूट जो है डायरेक्ट फीड में जाएगी, मतलब भोजन पे जाएगी, और आपका उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो ये जो सिस्टम है दाने के साथ मतलब खाद मिला के बोना, ये बिल्कुल वैज्ञानिक नहीं है, और इसको अवॉइड करें। ये तरीका सही नहीं है, खाद को बीज के साथ, क्योंकि जैसे ही उसको पानी मिलेगा, बीज को पानी मिलेगा, खाद को पानी मिलेगा, खाद घुलेगा, वहां पे हाई कंसंट्रेशन बनेगा, तो कई सारा बीज भी आपका जर्मिनेट नहीं होगा, बहुत सारा बीज मर जाएगा। तो हमारे ये प्रॉब्लम आपके उसमें भी है, और नरसिंहपुर, होशंगाबाद, इसमें जो नर्मदापुरम का एरिया है, इसमें बीज दर भी बहुत ज्यादा है, 100 किलो तक प्रति एकड़ आप गेहूं बोते हैं। ऐसा मैं गलत जी तो नहीं जी कह रहा? जी बिल्कुल सर, 1 क्विंटल वो आ रहा है सर, 1 क्विंटल वो रहे 1 क्विंटल तो क्यों 1 क्विंटल बोल रहा है भाई? 40 किलो रिकमेंड किया है उसको, उसकी प्लांट पॉपुलेशन को देख के, सब उसकी 75% जर्मिनेशन देख के, सब 25% उसको कम करके, सब कुछ करके 40 किलो रिकमेंड किया है, तो क्यों भैया 2 गुना 2.5 गुना क्यों बुआया जा रहा है? उससे कोई फायदा थोड़ी ना होना है, उत्पादन थोड़ी ना बढ़ेगा उससे। जी 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 हो। धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय स्वप्निल शिंदे जी का हैंड रेज है, आप अपना सवाल करें। आदरणीय स्वप्निल जी, स्वागत है आपका। स्वप्निल शिंदे जी, आप तक आवाज आ रही है? आपका हाँ बहुत देर बोलिए। जी। हाँ सर जी, मेरा एक सवाल है। जी जो हम खेती में अभी मार्च अप्रैल में ये जो तिल की फसल लेते हैं, जी। और उसके बाद जो अपन जो बारिश में कौन सी भी फसल लेते हैं, उसका यील्ड ज्यादा नहीं आता सर जी। तिल के बाद क्या लेते हैं आप? तिल के बाद कपास या कुछ हल्दी, कौन सा भी नहीं, फसल लेंगे तो उसका यील्ड ज्यादा नहीं आता है, और वो खेती में फंगस ज्यादा लगता है। तिल के उसमें। हाँ, तिल की खेती में, बाकी खेती में नहीं लगता है। अच्छा, ये मुझे ऐसा अनुभव तो नहीं है, पर फिर भी जो तिल आप लेते हैं, तो तिल आप बोते कब हैं? तिल अभी फरवरी या मार्च में। नहीं, लेट फरवरी मार्च में अगर बो रहे हैं तो आप थोड़ा लेट हैं। आप अर्ली फरवरी, मतलब मार्च में बो रहे हैं तो लेट बोते हैं। आप हाँ उसको बोइए इसमें लास्ट जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। तो आपका जो जून, मतलब पानी गिरने से पहले, हाँ हाँ 5 जून, सामान्यतः 6 जून हम बोलते हैं कि बारिश का मानसून आने का समय है, तो ये आपका मतलब जून स्टार्ट होने के पहले आपकी तिल है वो कट हार्वेस्ट होके बाहर हो जाएगी, तो खेत को थोड़ा सा सूखा रहने का मौका मिलेगा। तो थोड़ा सा टाइम उसको खेत को भी देने की आवश्यकता है। और हल्दी की जहां तक बात है, हल्दी को आप कभी भी जून में मत लगाइए, हल्दी मई में लगाने की है। 15 मई हाँ से 30 मई तक आप हल्दी लगाएं। दूसरा, आपने कपास का है, तो कपास के तो आप लोग मास्टर हैं। हमारा हाँ हाँ हमारा जो मराठवाड़ा एरिया है, ये अपना हाँ, मराठवाड़ा महाराष्ट्र बोलूं, विदर्भ और विदर्भ एरिया में। विदर्भ और मालवा जो है, ये हमारे मध्य प्रदेश का मालवा, और विदर्भ महाराष्ट्र का विदर्भ। तो ये हाँ कॉटन यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन होता है। तो इसमें थोड़ा सा ये देखिए, आप सीड ट्रीटमेंट जरूर करें। वैसे वो हाँ सीड ट्रीटेड आता है आपका, पूरा बीटी लग रहा है आज की तारीख में, तो पर इसको हाँ फिर सर। भी एक बार प्रयास करें कि
ट्रीट कर लें, और अगर उसको संभव हो तो बीज का उपचार करें। और सॉइल में इसका सॉइल ट्रीटमेंट, हम जो ट्राइकोडर्मा की बात कर रहे हैं, तो ट्राइकोडर्मा 2 किलो प्रति 2 लीटर लिक्विड वाला लें, 2 लीटर प्रति एकड़ आप ट्राइकोडर्मा को उपयोग करें, तो ये आपको सपोर्ट करेगा। फंगल जो इन्फेक्शन आप बोल रहे हैं वो आपका कम हो जाएगा। जी सर जी, ट्राइकोडर्मा 2 लीटर या 200 लीटर पानी में मिक्स करके गुड़ मिला के मल्टीप्लाई करके डालना है हाँ, या वैसे ही डालना? वो और बेहतर तरीका है, वो और बेहतर तरीका है। आप या तो उसमें भी कर सकते हैं, इसमें गुड़ मिला के वो कर सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर की खाद हो, उसमें आप ये 2 लीटर मिला दें, 2-3 दिन तक इसको रखें छाया में, और फिर इसको पूरे खेत में मिला दें। आप वो भी, आपका जो आपने गुड़ के साथ किया वो भी तरीका अच्छा है, गोबर के साथ करते हैं, वर्मी कंपोस्ट के साथ करते हैं, ये भी कर सकते हैं। वो क्या करते हैं सर जी, हम वो स्प्रे पंप से छिड़काव नहीं करते उसको, हम्म। हम जो स्प्रिंकलर लगाते हैं कौन सी भी फसल में, जी उसमें वो जो वेंचुरी रहता है ना, खाद देने बिल्कुल, वाला, उसमें से वो पूरे स्प्रिंकलर में छोड़ देते हैं पूरे खेत में। यही करना चाहिए। एक्चुअली में जो सॉइल एप्लीकेशन की चीज है उसको सॉइल में जाने देना चाहिए। आप स्प्रे करोगे तो कैसे जाएगा वो, जमीन में वही कैसे तो। जाएगा? हाँ, हम और सॉइल जो में अपन एप्लीकेशन की बात करें, इसलिए हमने वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद की बात की थी। अब जब आप स्प्रिंग इससे कर रहे हो, जब 200 लीटर पानी में कर रहे हो, तो उसको स्प्रिंकलर से चला दो, इरिगेशन वाटर के साथ जाए। जी और जो गेहूं को अपन नीचे से पानी देते हैं, हाँ गेहूं में हम नीचे से उसमें एक एक बकेट अगर एक पार्टी में डाल दिया तो चलेगा क्या, ऐसे खुला? हाँ, चल सकता है। मतलब आपका 100 ml उसमें आप वैसे कर सकते हैं, या उसमें गेहूं में आप स्प्रिंकलर नहीं चलाते क्या? नहीं, गेहूं में अभी शुरू में चलाते हैं जब गेहूं छोटा रहेगा, हाँ और बाद में जब गेहूं बड़ा रहेगा, जिसको वो परली ऊपर आएगी ना उसको बाली, हाँ, उसके बाद स्प्रिंकलर नहीं लगाते, उसको नीचे से पानी देते हैं हम। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ी सी भ्रांति है लोगों में कि हाँ स्प्रिंकलर बाद में चलाएंगे तो उसके फूल झड़ जाएंगे। ये सब सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब एकदम आपका फ्लावरिंग पीक होता है उस समय थोड़ा हाँ, सा ध्यान रखना है, बाकी बहुत फर्क नहीं पड़ता उत्पादन पे। आप स्प्रिंकलर का उपयोग कीजिए आखिरी तक। ठीक है सर जी, धन्यवाद सर जी। धन्यवाद स्वप्निल भैया। और आगे मैं आदरणीय राजू मालवीय जी, आपका हैंड राइज है, आपका स्वागत है। आदरणीय राजू जी। सर मेरा क्वेश्चन था कि मेरा लहसुन 1 मंथ का हो गया है लगभग, उसमें पीलापन आ रहा है थोड़ा थोड़ा ऊपर की साइड, और पत्तियां पीली हो रही, तो इसके लिए क्या करें जैविक में? देखिए, लहसुन जब भी लहसुन आप लगा रहे हैं, तो लहसुन हमारी सल्फर सबसे ज्यादा मांगने वाली फसल है। सामान्यतः जितने भी लहसुन वाले किसान हैं उनको थोड़ा सा कोशिश करें कि आप महीने में एक बार उसमें सल्फर का स्प्रे जरूर करा दें, किसी भी चीज के रूप में। अब सल्फेक्स हो, कैराथेन हो, इसका उपयोग, इसका स्प्रे जरूर करें। आप करेंगे तो आपके जो बहुत सारी बीमारियां हैं, कुछ सकिंग पेस्ट है, माइट्स हैं, ये आपके वैसे ही कंट्रोल हो जाएंगे। तो सल्फर का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। और ये क्या होता है, इसमें टिप बर्न होता है, और ऊपर से फंगल डिसीज भी आती है। तो जैविक में तो बहुत ज्यादा मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि ये कमर्शियल क्रॉप है, और अगर आप वैसे वैसे जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है मुझे। पर आप फंजीसाइड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड अगर लेंगे तो वो काम करेंगे। बस ये ध्यान रखें कि जो मात्रा है, जो डोज है, जो रिकमेंडेड डोज है, उससे ज्यादा नहीं डालें। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम जो रिकमेंडेड डोज है उससे कई गुना जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, तो उसका ध्यान दें, और समय का ध्यान दें कि कब हमें उपयोग करना है। कई बार ये होता है कि लोग आखिरी टाइम में भी, जब क्रॉप हार्वेस्ट होनी होती है, उस समय भी फंजीसाइड का उपयोग करते हैं, तो वो सब ना करें। तो इस पर ध्यान दें। तो ये आपको, अगर फंजीसाइड का, जैसे ये स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा का आप स्प्रे करके देखिए, कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है। पर अगर सीवियर कंडीशन होगी तो आपको फंजीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्यूडोमोनास भी अच्छा काम करता है फंगल उसमें, और ट्राइकोडर्मा भी करता है। जी मालवी जी, आवाज आई मेरी? हाँ जी आई। धन्यवाद। धन्यवाद
जी जी, मैं अब आदरणीय श्री पवन कुमार सर सदन में उपस्थित है, मैं उनको सादर निवेदन करती हूँ आज के योग सत्र और द्वितीय सत्र के बारे में अपनी कमेंट राय दे। आदरणीय श्री पवन कुमार सर। अब तक जी आदरणीय पवन कुमार सर, मेरी आवाज जा रही है अब तक? ट्रेन में है वो, तो नेटवर्क नहीं आ रहा है, चले गए यात्रा में है।